नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज से हम MTS 2025 के लिए डेडिकेटेड बैच को जो है शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे इस सीरीज में टोटल हम 35 क्लास कराएंगे और ये 35 क्लास में क्वेश्चन कहाँ से और क्या क्या पढ़ाएंगे इस पर हमने एक छोटा सा वीडियो कल बना दिया था। आशा करते हैं कि जो सीरियस बच्चे हैं जो मेरे से तैयारी करते हैं वो ज़रूर देख लिए होंगे। ठीक है, तो मैं आज नए सीरीज में क्लास नंबर 1 को लेकर के आया हूँ। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हिंदी में कंटेंट पढ़ना मुश्किल लग रहा है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस सीरीज की कंटेंट भी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में देने का जो है विचार बनाया है। जिन बच्चे को हिंदी में सहूलियत होती है वह हिंदी में लेके पढ़ेंगे, जिन बच्चे को अंग्रेजी में सहूलियत होती है वह अंग्रेजी में लेकर के पढ़ेंगे। तो यह भी जो है पढ़ाता भले हिंदी में हूँ लेकिन कंटेंट आपको दोनों भाषा में दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। फिर से रिपीट करता हूँ, इस पूरे सीरीज की यानी 35 क्लास प्लस 40 से अधिक टॉपिक की कंटेंट है ना, मैं आपको 70 रुपया में प्रोवाइड करा रहा हूँ। कंटेंट और वीडियो तो यूट्यूब पे फ्री ही होता है और ये सीरीज किसी भी बड़े सीरीज पे भारी रहेगी जैसे कि आज तक रहता आया है। तो बेझिझक होके पढ़िए, शुरू से अंत तक बने रहिए। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए ई बुक या PDF, ये एकमात्र ठिकाना है आज तक। इस मोबाइल नंबर के अलावा मेरा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है वर्तमान समय तक। तो आप यहाँ से व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं। कंटेंट अवेलेबल है SSC के विभिन्न एग्जाम, रेलवे के विभिन्न एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस इत्यादि। कंटेंट ही हमारी पहचान है, इस बात को आप भी समझते होंगे। चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेकर के। देखिए मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो क्वेश्चन का स्रोत है वो 2024 MTS में पूछे गए शिफ्ट वाइज क्वेश्चन के अनुसार कराऊंगा। किसी दिन 2 शिफ्ट मिला के एक क्लास होगा, किसी दिन एक ही शिफ्ट से एक क्लास बन जाएगी। फिक्स नहीं है क्योंकि आज पहली क्लास है तो कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं किया। दूसरी क्लास आएगी, जो क्वेश्चन रिपीट होगा उनको इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, तो आज का जो स्रोत है ये है भैया 30 सितंबर 2024 में पहली पाली में आयोजित जो एग्जाम हुआ था MTS का, वहाँ पे आए हुए क्वेश्चन डिट्टो यहाँ पे आपको वन लाइनर फॉर्मेट में दिखेंगे और फिर मैं इसी को एक्सप्लेनेशन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाऊंगा। ये पूरे सीरीज में यही रणनीति है। ठीक है, तो प्रश्न वहाँ पे एक पूछा गया था, पूंजीगत वस्तुओं की क्या विशेषताएं होती है। तो ऑप्शन में एक टिकाऊ था। चलिए ये टिकाऊ होता है, जनरल केस में जो है ये अस्थिर होते हैं, है ना, और ये भारी भी होते हैं, ये ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। ठीक है, तो ये पूंजीगत वस्तुओं का जो है कुछ विशेषता हो जाएगा। KM मुंशी का इसमें कौन सा किताब गुजराती भाषा में लिखा गया है। एक ऑप्शन था ग्लोरी ऑफ पाटन, है ना, तो ये जो है KM मुंशी के द्वारा गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया था। अगस्त 2023 में फार्मेसी संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था। यह किस अधिनियम को संशोधन करता है। तो फार्मेसी अधिनियम 1948 को संशोधन करता है। WPN वुमेन प्रीमियर लीग जो होता है वो 2023 में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के कैप्टन कौन थी। तो स्मृति मंधाना थी। नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र मुंबई की स्थापना किसने किया था। कनक रेले ने किया था। भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार 4 गो दे दिए थे, उनके बाद जो है आपको पुरस्कार का वरीयता क्रम से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन तीनों में सबसे छोटा पद्म भूषण हो जाएगा जब बात होगा पद्म विभूषण, भारत रत्न और पद्म भूषण का। तो क्योंकि ये पद्म भूषण का 3रा रैंक है, पद्मश्री 4था रैंक है, भारत रत्न पहला रैंक पे है और विभूषण दूसरे रैंक पे है। भारत की स्थलीय सीमा कुल कितने देशों के साथ लगती है। 7 देशों के साथ। पंजाब ने किस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद को भंग किया था। तो विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम 1969 के तहत जो है पंजाब राज्य अपना विधान परिषद को 1970 में भंग किया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। लोसर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाने वाली प्रमुख नववर्ष है। तो ये लद्दाख में है। लोसर लद्दाख के साथ साथ ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भी मनाए जाते हैं। 17वीं लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक उम्र के वरिष्ठ सदस्य शफीकुर रहमान किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। भारत के किस प्रदेश में पर्वतीय जलवायु अनुभव किया जाता है।
उत्तरी प्रदेश में किया जाता है। इसके अलावा जनगणना 11 के अनुसार कौन से यूटी में सबसे कम लिटरेसी रेट था, ऐसा पूछा गया था, दादर नगर हवेली का। संजला बथुला का संबंध किस खेल से है, तो रोलर स्केटिंग से होती है। रबी की फसल किस महीने में काटा जाता है, तो भैया मार्च अप्रैल में काटा जाता है रबी की फसल। मेघालय में मौसिनराम में कौन सा कथन सत्य है, मेघालय के मौसिनराम एक जगह है जहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है, तो वहाँ पे ऑप्शन से करना था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। इंदौर घराने की स्थापना कौन करते हैं, उस्ताद आमिर खान करते हैं। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम कौन सा होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है, NaCO3 होता है। यहाँ पे H नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये खाने वाला सोडा का हो जाएगा। मिसप्रिंट हो गया है, मैं इसे सही करके दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है जी, है ना। प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से, तो 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना भी कहते हैं। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इनमें से कौन सा किताब लिखा गया था, तो ऑप्शन से करने वाला था ये। 1976 के अनुच्छेद 51A के तहत जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए वो संविधान के किस भाग में जोड़े गए, तो भाग 4 के A में जोड़ा गया था। तो ये तो मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दिखाया, हूबहू डिट्टो आया हुआ क्वेश्चन। अब मैं इसी को आपको फैक्ट के साथ समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी नई ई बुक लॉन्च हो गया है। जिन बच्चे को CGL का एग्ज़ाम देना है, जिन बच्चे को CPO का एग्ज़ाम देना है, फेज का एग्ज़ाम देना है, आपके लिए टॉपर्स चॉइस, ये स्मार्ट चॉइस ऑफ टॉपर्स, जो टॉप करने लायक बच्चे हैं उन्हीं का चॉइस हो सकता है। क्योंकि हमारी कंटेंट जी उन बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा जो पास होने लायक नहीं है। समझ में आया कि नहीं बात आपको? थोड़ा तीखा है लेकिन सही बात है ना। मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, आपने खुद ही कर लेना है जी। बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, ये मैं क्यों पढ़ाऊंगा आपको, है ना। तो हमारी कंटेंट समझने के लिए आप में भी समझ होनी चाहिए। और जो हमारे पास पढ़ते हैं समझ लो सभी मोती है और आज न कल सेलेक्ट होने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए नया ई बुक लॉन्च कर दिया गया है, टॉपर्स चॉइस। इससे पहले मार्क बूस्टर आ गया था SSC के लिए, और SSC की फाउंडेशन पर आधारित हमारा पहला ई बुक पैरासीटामोल 500 आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे। कल मैंने अप्रोच बताया था कैसे क्या पढ़ना है आपको मेरिट में आने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक पूंजीगत वस्तुओं कैपिटल गुड्स की विशेषताओं में से एक है, ये मैंने पहला क्वेश्चन को उठाया है। वे टिकाऊ होते हैं, एक तो आपका ये भी आंसर होते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टीज है आपके कैपिटल गुड्स का कि वो टिकाऊ होता है, जल्दी जो है टूट फूट नहीं होती है, घिसती रहती है लेकिन टूटती नहीं जल्दी। चलिए अब क्या होती है पूंजीगत वस्तुएं, इसको समझते हैं। पूंजीगत वस्तुएं कैपिटल गुड्स वे भौतिक संपत्तियां हैं जिन्हें एक कंपनी उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादों और सेवाओं के निर्माण हेतु उपयोग करती है ना। पूंजीगत वस्तुओं में भवन, मशीनरी, उपकरण, वाहन, ऑफिस उपकरण इत्यादि शामिल है। जैसे मान लीजिए आपके कपड़ा की फैक्ट्री है जी, तो सबसे पहले एक स्थान आपको लेना पड़ेगा, यहाँ एक आपको घर टाइप से बनाना पड़ेगा जिसे यहाँ भवन की संज्ञा दिया गया है। दूसरे आपके कुछ मशीनरी होंगे जिससे आपके कपड़े बनेंगे धागा से जी, है ना। कुछ उपकरण होंगे, है ना, वहाँ पे और इस्तेमाल होने वाली, है ना। वाहन आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, एक ऑफिस होंगे आपके लेन देन करने के लिए इत्यादि। तो ये सभी के सभी जो है पूंजीगत वस्तुएं हैं। सुनने से ही लग रहा है कि इसमें ज़्यादा रोकड़ा खर्च होने वाला है, पैसा खर्च होने वाला है, ये पूंजीगत वस्तु जैसा लग रहा है सर, ठीक है। पूंजीगत वस्तुओं में टूट फूट या इस्तेमाल करने के कारण जो मूल्य में कमी आती है उसे मूल्य ह्रास डिप्रिसिएशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप 10,000 का कोई साइकिल लिए हैं और इस साइकिल का जो है आपको कंपनी 5 साल की जो है कोडल लाइफ बताता है, तो समझ लीजिए कि 2,000 रुपया पर साल इसकी वैल्यू जो है घट रही है ना। तो ये मैं फिक्स नहीं बता रहा हूँ, ये कोई नियम नहीं है, लेकिन समझने के लिए, ठीक है। तो जो आप इस्तेमाल करते हो, जैसे भैया एक मोबाइल ले लिया आप 6,000 रुपये का, अब आप इसको बेचोगे तो 6,000 रुपये में कोई थोड़ी लेगा आपसे, है ना। तो वो जो घट रहा है ना वो क्या है, मूल्य ह्रास है, ठीक है भाई। अंतिम वस्तुएं क्या होती है, अंतिम वस्तुएं जो वस्तुएं उपभोक्ता जैसे हम और आप जो हैं उपभोक्ता जो हैं डायरेक्ट यूज करते हैं उसे हम अंतिम वस्तुएं कहते हैं। इकोनॉमिक्स का जो परिभाषा है वो बड़ी डिफिकल्ट टाइप से होता है, अपने भाषा में आपको समझना होता है। जो वस्तु आप डायरेक्ट यूज करते हैं उसे हम अंतिम वस्तुएं कह सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब इसको परिभाषा पढ़ते हैं। वे वस्तुएं जो उपभोक्ता द्वारा सीधे उपयोग के लिए खरीदी जाती है, जैसे कि दवाएं, आप दवाई लाते हो तो पहले पानी से धो के उसको प्रोसेस करते हो क्या, सीधे पीते हो ना, तो दवाई हो गए।
कपड़े हो गए, भोजन हो गए और परिवहन के साधन इत्यादि हो गए, ये सब अंतिम वस्तुएं हैं। खिलौना वगैरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है? जो अंतिम वस्तुओं को बनने में मदद करती है उसे मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। जैसे कपड़ा के संदर्भ में आप कपास वगैरह को ले लेंगे, है ना, तो ये मध्य की वस्तु है। कपास वगैरह ले सकते हैं, हाँ सही है ना। वे वस्तुएं जिनका उपयोग किसी अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल या सामग्री के रूप में किया जाता है, जैसे कपास, रेशम का सूत, बेकरी उद्योग में आप जो है चीनी वगैरह, मैदा वगैरह, तो ये सब जो है मध्यवर्तीय वस्तु का उदाहरण है। यहाँ पे हमने कैपिटल गुड्स को देखा है, अंतिम वस्तु को देखा है और मध्यवर्ती वस्तु को देखा है। एक VVI यहाँ पे नोट करना, है ना, एक भैया इसे ध्यान में रखना, मध्यवर्तीय वस्तु को GDP गणना में शामिल नहीं किया जाता है। फिर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है कि क्यों शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, क्यों शामिल नहीं किया जाता है? तो मान लीजिए कि कपड़ा बनाने के लिए आपने कपास मंगवाया है, अब कपास का भी मूल्य GDP में जोड़ दो और जब कपड़ा बन के तैयार हो जाए तब भी आप GDP में मूल्य जोड़ दो। इसका मतलब जो कच्चा माल कपास था उसका वैल्यू 2 बार ऐड हो गया है GDP के अंदर, और इसी रिपीटिशन से बचने के लिए, है ना, मध्यवर्ती वस्तुओं की जो वैल्यू है वो GDP गणना में शामिल नहीं किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप IAS का ही एग्जाम क्यों ना दे रहे हो। पूरक वस्तुएं क्या होती है भैया? कंप्लीमेंट्री गुड्स, है ना। देखिए पूरक वस्तुएं वैसा वस्तु होता है जिसका एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, एक के बिना दूसरा अधूरा माना जाता है। जैसे अगर आप ट्राउजर पहनते हैं तो आप अंग्रेजी में एक नियम भी बनाते होंगे, आप लोग SSC के बच्चा हैं, कि ट्राउजर को हमेशा ट्राउजर्स लिखा रहता है एग्जाम में, है ना। इसके अलावा सीजर को हमेशा सीजर्स लिखा रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई कैंची का अगर एक पार्ट हमने काट देना है तो दूसरा पार्ट किसी मतलब का नहीं है। ठीक है भैया, जो काम है उसका वो नहीं करेगा। इसी प्रकार से जो पूरक वस्तुएं हैं ये हमेशा बल्क में उपयोग होता है, दोनों के उपयोग जो है एक साथ में किया जाता है। आप इसे मैथमेटिक्स से भी रिलेट कर सकते हैं, एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण सामने वाले का पूरक है, तो बताइए, ऐसा रहता है ना सवाल, है ना। देखिए पूरक जो वस्तु होते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल पे चलते हैं, सीधे समझ जाएंगे। जैसे चाय और कॉफी, पेप्सी और लिम्का, है ना। अब इस पूरक वस्तु से एग्जामिनर एक क्वेश्चन बनाते हैं, माफ कीजिएगा यह स्थानापन्न वस्तु बता दिया। पूरक वस्तु जो है एक साथ इस्तेमाल होता है ना, तो पेट्रोल और जो है आपका कार रख लीजिएगा, पेंसिल और रबर रख लीजिएगा, है ना, जो एक साथ इस्तेमाल होता हो। ठीक है मेरे भाई, तो ये पूरक वस्तु हो जाएगा। अब पूरक वस्तु में अगर एक की महंगाई बढ़ गई तो दूसरे की डिमांड अपने आप घट जाएगी, क्योंकि सनम हम तुम्हारे बिन अधूरे हैं। अगर आप पेंसिल है इरेजर नहीं है तो कोई का मतलब का नहीं है पेंसिल का, उससे अच्छा पेने से लिखेंगे जब मिटाना ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो पूरक वस्तु जो है एक साथ इस्तेमाल होती है और एक की मांग बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है, तो दूसरे की मांग अपने आप घट जाती है। ठीक है भाई। अब देखिए स्थानापन्न वस्तु क्या है? स्थानापन्न वस्तु है कि भाई एक से काम नहीं चल रहा है ना, एक महंगा हो रहा है ना, दूसरे से काम चला लेंगे, लेकिन स्टॉक करेंगे जरूर। आइए यहाँ पे समझते हैं। जैसे चाय और कॉफ़ी, है ना, अगर मान लीजिए कि कॉफ़ी का वैल्यू बहुत ज़्यादा अभी भी है, भाई महंगा है ये, तो ज़्यादातर आदमी चाय से काम चला लेते हैं और जो सेठ लोग हैं वो कॉफ़ी पीते हैं, है ना। इसके अलावा देखिए पेप्सी और लिम्का, है ना, अगर मान लीजिए कि भाई मैं सब दिन पेप्सी पीता था, अब ये बहुत महंगा हो गया अचानक से, तो मैं लिम्का की तरफ जो है मूव कर जाऊंगा, लिम्का पीना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये क्या है? स्थानापन्न वस्तु है। तो आई होप आप सभी प्रकार की वस्तुओं को अच्छे से समझ गए हैं। पूरक वस्तु क्या होता है, पूंजीगत वस्तु क्या होता है, स्थानापन्न वस्तु क्या होता है, मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है और अंतिम वस्तु क्या होता है। मेरे साथ ये वीडियो को भगा भगा के नहीं देखिए, आपको ज़्यादा फायदा नहीं करेगा। आप सोच रहे हैं कि मैं 1 घंटे क्लास में क्यों दूं? मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर मैं जो चीज़ 1 घंटे में पढ़ा दूंगा वो आप 10 घंटे में भी खुद से नहीं पढ़ पाएंगे। और कोई टीचर मैं जो सब वो बात सब जाने दीजिए, चलिए, है ना। तो मैं आपका टाइम पास नहीं कराऊंगा, आप पढ़िए, ठीक है।
वर्ष 1990 के दशक में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से पूंजीगत वस्तुओं के आयात और सुविधा हेतु निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना शुरू की गई थी। तो अगर आपसे पूछे भाई निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना कब स्टार्ट हुआ था, तो 1990 के दशक में। ठीक है मेरे भाई, ये इतनी बात ध्यान रख लियो, पहले क्वेश्चन से मन में रखियो थोड़ा, है ना। इनके अलावा के.एम. मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन मूल रूप से किस भारतीय भाषा में लिखा गया था, ये है ना। तो जो के.एम. मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास है द ग्लोरी ऑफ पाटन, ये गुजराती भाषा में लिखा गया था। के.एम. मुंशी को और क्या कहा जाता है, घनश्याम व्यास भी कहा जाता है। इन्हें एक नाम से और जानेंगे, घनश्याम व्यास के नाम से जानेंगे। जैसे दादा भाई नौरोजी का जो नाम है वो एग्जामिनर के बीच बहुत लोकप्रिय है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसी प्रकार से कल एग्जामिनर का मन भटक जाए और उन्होंने के.एम. मुंशी से क्वेश्चन उठा ले उपनाम के फॉर्म में, तो आपको ये याद रखना चाहिए। 1938 में भारतीय विद्या भवन की स्थापना के.एम. मुंशी के द्वारा ही करा गया था। 1950 में केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में भी इन्होंने सेवा दिए थे। वन महोत्सव की शुरुआत इन्होंने ही किए थे। कौन भैया, के.एम. मुंशी। इसकी इसवी पूछी जाती है, बताइएगा 1950 में किए थे। जो पूरे देश में जुलाई माह में जो है वृक्षारोपण का एक उत्सव होता है। के.एम. मुंशी 1952 से 57 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। के.एम. मुंशी द्वारा गुजराती में लिखे गए कुछ प्रमुख पुस्तकों को यहाँ पे देखेंगे कि जब नेक्स्ट टाइम एग्जामिनर छेड़े तो आप छोड़ के मत आना। पृथ्वी वल्लभ, पाटननी प्रभुता, है ना। इसके अलावा द ग्लोरी ऑफ पाटन, यहाँ पे जो है ना इसी का ये गुजराती वर्जन नाम होगा। राजा धीराज, जय सोमनाथ इत्यादि जो है ये गुजराती भाषा में लिखा गया है। इन्होंने हिंदी में भी कई किताबें लिखे, जैसे तपस्विनी, लोपामुद्रा, अखंड हिंदुस्तान, कृष्णावतार, ये सभी के सभी हिंदी जो है इनके कृत्य हैं। वह अंग्रेजी भाषा में भी लेखन का कार्य कर लेते थे। तो एक तरीके का प्रकांड विद्वान हुए भैया, 3 भाषा में लेखन का कार्य कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल के ज्ञानी होंगे। संविधान सभा में प्रारूप समिति के जो है सदस्य के रूप में भी काम किए थे आपका कौन, के.एम. मुंशी साहब। प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उनमें कितने मेंबर हुआ करते थे, तो 6+1। और ये जो 1 मेंबर है ये कौन है, भीमराव अंबेडकर साहब हैं, जो इस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। इस समिति में के.एम. मुंशी भी सदस्य थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में, है ना। दादा भाई नौरोजी के बारे में समझते हैं अब। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने देश के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ब्रिटिश संसद में सिलेक्ट होने वाले पहले भारतीय थे। वहाँ के लिबरल पार्टी के तरफ से जो है इनको जो है जीत मिली थी, लिबरल, है ना, लिबरल पार्टी इंग्लैंड में होते हैं। इनके अलावा 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ही किए थे। इन्होंने कांग्रेस में कुल 3 बार अध्यक्षता संभाली थी। इन्होंने भी कई सारे लेखन कार्य किए जो निम्नलिखित है। अब दादा भाई नौरोजी की किताब देखते हैं, है ना। अब देखिए एग्जामिनर एक ही शिफ्ट में दादा भाई नौरोजी से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, अर्थात रिपीट ही करना हुआ एक तरीके से। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, है ना, ये इंग्लिश में लिखा गया था। धन का अपवहन सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इसी पुस्तक का प्रकाशन जो है इसी पुस्तक में जो आपका धन का अपवहन सिद्धांत है उसको जो है प्रकाशित किया गया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ये दादा भाई नौरोजी की सबसे फेमस किताब है। दादा भाई नौरोजी की गुजराती भाषा में राफ्त गोफ्तर पत्रिका भी चलाया गया था। वॉइस ऑफ इंडिया इन्होंने इंग्लिश में लिखे थे। तो ये सभी दादा भाई नौरोजी के कृत्य हो जाएंगे। अब आते हैं गांधी जी के कुछ लेखन कार्य को देखते हैं। गांधी जी के द्वारा लिखा गया आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया था। बंधु इसे ध्यान रखेंगे, ये मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया था, क्योंकि ये यही नाम से हम इन्हें ज़्यादातर जानते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो मुझे क्या लगता है कि इंग्लिश में लिखा गया होगा, लेकिन लगने से क्या होता है जी, पढ़िए गुजराती भाषा में। गांधी जी के द्वारा गुजराती में लिखे गए कुछ अन्य कृत्य जैसे नवजीवन पत्रिका भी गुजराती में, हिंदू स्वराज, आश्रम जीवन, ये सभी के सभी गुजराती भाषा में लेखन का कार्य संपन्न किए थे। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और केसरी पत्रिका मराठी भाषा में लिखा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मराठा पत्रिका था, जो सीधा सीधा सुनेगा मराठी आंसर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने उल्टा
किए हैं। मराठी जो पत्रिका था शीर्षक से वो अंग्रेजी भाषा में थे और जो केसरी थे वो आपका भैया मराठी भाषा में थे। बाल गंगाधर तिलक जो है महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव शुरू किए थे, है ना। उस्ताद आमिर खान निम्नलिखित में से किस घराने से थे, तो ये इंदौर घराने से थे। आज सभी को लाइक और कमेंट करना है, अगर आपको दिल को छूता है हमारी मेहनत हमारी क्लास तो जरूर करें भैया, इससे हमारी जो है मनोबल बढ़ती है और क्या, है ना। ऐसा मत सोचो कि हमारा वीडियो जो है यूट्यूब सर्च में डाल देगा लोग देखेगा, ये कभी नहीं हो सकता, है ना, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि YouTube जो है मशीन के सिद्धांत पे कार्य करता है, उनका लॉजिक। कोई आदमी नहीं वहाँ बैठा है कि भाई उनके जो है पूर्णतः अच्छे और जो कंटेंट बिल्कुल अच्छा है उनको जो आगे कर देगा, ऐसा नहीं है, है ना। तो आप उसकी टेंशन मत लो जी, मैं कभी भी वायरल नहीं होने वाला है, तो आप लोग लाइक कर दिया करो, ठीक है। इंदौर घराना, ठीक है, इंदौर घराना का संस्थापक कौन है, उस्ताद आमिर खान। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी है। यह घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ख्याल शैली के लिए प्रसिद्ध है। शास्त्रीय संगीत में कई शैली है, ख्याल है, टप्पा है, ध्रुपद है ना। तो उसी में से जो ख्याल शैली है इनके लिए यह फेमस है घराना। प्रमुख कलाकार आएंगे तो आमिर खान, ये तो आपके फाउंडर ही हो गए। सुभा मुदगल, सुल्तान खान, कंकना बनर्जी, पूर्वी मुखर्जी, सिंघा बंधु, बलदेव राज वर्मा, रमनीक सिंह ETC, ये सभी के सभी इंदौर घराने से बिलोंग करते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध संगीतकार सुल्तान खान का आपने नाम सुना होगा, कई बार पूछा जाता है, ये सारंगी वादक से संबंधित है, ये भी इंदौर घराने के ही थे, तो इन्हें भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है बनारस घराना। आज के इस प्रश्न के माध्यम से हम दो घराना देखेंगे, एक तो इंदौर घराना जी और एक बनारस घराना, ठीक है। फिर कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां पे नेक्स्ट घराना को देखेंगे। बनारस घराना संस्थापक कौन है, पंडित राम सहाय साहब है। कौन है, पंडित राम सहाय साहब है। यह घराना में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो कथक नृत्य मिलेगा, तबला वादन के लिए यह सबसे प्रसिद्ध घराना में से एक है, और शास्त्रीय संगीत भी मिलेगा। यहाँ पे मिक्सअप मिलेगा आपको, नृत्य भी मिलेगा, है ना, कथक नृत्य भी मिलेगा और शास्त्रीय संगीत भी मिलेगा, यानी शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत और तबला वादन, यानी अपने आप में पूर्ण है यह घराना। इस घराने के प्रमुख कलाकारों में आएंगे तो तबला वादक कितने हैं इनको पहचाने, तो तबला वादक है पंडित किशन महाराज, पंडित समता प्रसाद, पंडित शारदा सहाय, पंडित कुमार बोस, पंडित सुखविंदर सिंह नामधारी, पंडित अनोखे लाल मिश्रा, पंडित कंठे महाराज, पंडित भैरव सहाय, पंडित बलदेव सहाय, शशांक बख्शी, संदीप दास, समर साहा, ठीक है, समर साहा। तो ये सभी के सभी जो हैं आपके कहाँ के हैं, ये हैं बनारस घराने के तबला वादक, ठीक है। अब बनारस घराने में गायन से देखते हैं कि कौन कौन गायकी जो है कर लेती थी या कर लेते थे। गायन में गिरिजा देवी, इन्हें ठुमरी का रानी कहा गया है, महारानी। राजन साजन मिश्रा, इनको हाल में ही मैंने यूट्यूब पे सुना है, क्या गाते हैं। रसूल बाई, इमाम बाई, छन्नूलाल मिश्रा, सिद्धेश्वरी देवी, ये सभी के सभी जो हैं आपके किससे हो जाएंगे, गायन से जुड़े हुए हैं। सिद्धेश्वरी देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं। कथक नृत्य से आएंगे जानकी प्रसाद, सुखदेव महाराज, हनुमान प्रसाद, नवल किशोर, बंशीधर, ओमकार प्रसाद, शिवलाल, दुर्गा प्रसाद, ये सभी के सभी कथक नर्तकी हैं। कुंदन लाल, सितारा देवी, ये भी आपके कथक में ही आ जाएंगे, और सितारा देवी को अपने आप में कथक की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। शहनाई के प्रमुख वादक जो हमारे बीच नहीं है, बिस्मिल्लाह खान साहब, ये भी इसी घराने से बिलोंग करते हैं, बनारस घराने से ही बिलोंग करते हैं, हालांकि उनका जन्म स्थल बिहार से है ना। संतूर के प्रमुख वादक शिव कुमार शर्मा जी इसी घराने से बिलोंग करते थे, इन्हें ध्यान रखेंगे। नोट, अब यहाँ पे एक नोट करके लिखा है, जैसे कि ऊपर में मैंने बताया कि भाई बनारस घराने के जो फाउंडर हैं वो पंडित राम सहाय है, लेकिन यहाँ पे नोट हो के एक अपवाद है, जब आपको क्वेश्चन एग्जामिनर इस वर्जन में पूछे तो आपका आंसर बदल जाएगा। ख्याल गायन शैली में बनारस घराने के संस्थापक किसे माना जाता है, तब आप कहेंगे पंडित गोपाल मिश्रा को, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ख्याल गायन की शैली हेतु या उनको आगे बढ़ाने हेतु या शुरू करने हेतु बनारस घराने के फाउंडर किन्हें माने जाते हैं, तो आप कहेंगे पंडित गोपाल मिश्रा। और ओवरऑल ये सब कुछ न लिखे, सिर्फ ये पूछे बनारस घराने के संस्थापक कौन है, तो पंडित राम सहाय। दोनों बात समझ में आ गया। पंडित गोपाल मिश्रा जो है ये सारंगी वादन से जुड़े हुए कैरेक्टर थे, इन्हें ध्यान रखेंगे।
बनारस घराने में ठुमरी को लोकप्रिय बनाने में जो अहम योगदान है ये गिरिजा देवी का है, इसीलिए गिरिजा देवी को ठुमरी का रानी भी कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सितारा देवी को कथक की रानी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें नृत्य साम्राज्ञी की उपाधि भी दी थी, इसे भी BVI कर लेंगे, है ना। नृत्य सामग्री की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर किन्हें दी थी, तो आप कहेंगे सितारा देवी को। किस राज्य की विधानसभा ने 2021 में विधान परिषद अधिनियम पास किया था या है, तो ये भाई पश्चिम बंगाल राज्य ने विधान परिषद अधिनियम 2021 जो है उनके अपने विधानसभा में, है ना, रखे थे। वर्तमान समय में मात्र 6 ऐसा स्टेट है जहां पे आपका द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय व्यवस्था की सबसे पहले चर्चा कब हुई थी? कोई भी बच्चा जो बहुत धुरंधर हो बता सकते हैं किस अधिनियम में हुआ था, कमेंट कर सकते हैं। तो जो द्विसदनीय व्यवस्था है ये वर्तमान में बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है और महाराष्ट्र में है। अब ये जो फिगर आप देख रहे हैं 6 राज्यों का, ये ऐसा ही नहीं था, कभी ज़्यादा हुआ करता था। आइए इसकी उतार चढ़ाव को समझते हैं। सबसे पहले हमें विधान परिषद को समझना है। देखिए, विधान परिषद राज्यों में अपर सदन होती है। जैसे केंद्र में जो राज्यसभा होते हैं आपके, है ना, उसी प्रकार से जो है आपके राज्य के अंदर विधान परिषद होते हैं। ठीक है, इनको राज्यसभा के साथ रिलेट कर लेंगे, तो ये अपर सदन हो गया। विधान परिषद में सदस्यता हेतु आपकी न्यूनतम उम्र सीमा कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जो कार्यकाल की एक अवधि होगी, ड्यूरेशन होगी, वो 6 वर्ष की होगी। प्रत्येक दूसरे वर्ष विधान परिषद में जो है 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। ऐसा सिस्टम बनाई चलता आ रहा है। विधान परिषद जो है अस्थाई सदन होता है। बहुत सारे बच्चे की ये कन्फ्यूजन होती है कि सर अभी आपने कहा कि भाई विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, अब फिर आप यहीं पे लिख दिए विधान परिषद का कार्यकाल अस्थाई, इसका क्या मतलब है? देखिए, टोटल विधान परिषद जो है वो कभी भी भंग नहीं होता है ना। जैसे लोकसभा हर 5 साल के बाद अगर ठीक ठाक चला तो जो है हट जाता है, लेकिन विधान परिषद कभी आपने सुना कि राज्यसभा का इलेक्शन होने वाला है ना, हट गया है राज्यसभा पूरी तरीके से, है ना, नहीं होता, कभी भी विघटन नहीं होता है विधान परिषद का। ठीक है, तो जो आपका इलेक्शन तो होने वाला आपने सुना होगा, सॉरी, कभी ये नहीं सुना होगा कि राज्यसभा का विघटन हो गया है। ठीक है, तो राज्यसभा और विधान परिषद कभी भी विघटित नहीं होते हैं, है ना, अस्थाई सदस्य होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो मेंबर होते हैं उनके कार्यकाल 6 वर्षों की होती है। तो मेंबर के लिए कार्यकाल 6 वर्षों के लिए, उस सदन के लिए कार्यकाल परमानेंट। ओके, विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो ये विधानसभा का पैमाना मेजर किस विधानसभा के अनुसार होगा? तो भैया जो राज्य में विधान परिषद है उसी के विधान सभा के तुलना में मेजर की जाएगी। जैसे बिहार में भी विधान परिषद है ना, तो बिहार के विधान सभा में जितने सीट है उस सीट को 3 से भाग दिया जाएगा। ठीक है, और उससे ज़्यादा नहीं हो सकता विधान परिषद में मेंबर। आई होप आप समझे। और न्यूनतम 40 से कम नहीं हो सकता, है ना, न्यूनतम जो है 40 रखे जाएंगे और मैक्सिमम जो है उस राज्य के विधानसभा में कुल सदस्यों के 1/3 या उससे कम। ठीक है मेरे भाई, विधान परिषद के सदस्यों में 1/3 राज्य के जो है स्थानीय निकाय के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। जैसे भी आपका ग्राम पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, इसके द्वारा 1/3 सदस्य उस राज्य के विधानसभा द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा, जो भैया संगीत कला विद्वता हासिल किया हो किसी सेक्टर में, है ना। इसके अलावा राजस्थान विधान परिषद अधिनियम को राजस्थान के विधानसभा में 2012 में पास किया, ये ध्यान रखेंगे। उड़ीसा विधान परिषद अधिनियम 2018 में वहाँ के विधानसभा में पास किया गया। असम विधान परिषद अधिनियम 2013 में वहाँ के विधानसभा में रखा गया। संविधान के अनुच्छेद 169 विधान परिषद से जो है संबंधित है। संसद किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या विघटन कर सकती है ना, 169 इस प्रकार का पावर देता है। लेकिन इस बात की आशा, इस बात की पुष्टि उस राज्य के विधानसभा के द्वारा किया जाना चाहिए।
है ना। तो ये दोनों बात ध्यान रखना है। करते तो संसद है कि भाई विधान परिषद को हटाना है उस राज्य से या स्थापित करना है, इस बात की जो है ना मतलब पूर्ण अधिकार लगभग संसद के पास है, लेकिन इस बात की पहली वेरीफाई या पुष्टि जो है उस पार्टिकुलर राज्य के विधानसभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए। ठीक है भाई, है ना। इनके अलावा कुछ राज्यों में पहले विधान परिषद हुआ करता था लेकिन वर्तमान में नहीं है। आइए समझते हैं, यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन आपका उठाया था, है ना। पश्चिम बंगाल में यहाँ पहले विधान परिषद हुआ करता था, इसको समाप्त किया गया विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम 1969 के तहत। तमिलनाडु में भी विधान परिषद हुआ करता था, इसको समाप्त किया गया विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम 1986 के तहत। पंजाब में भी विधान परिषद हुआ करता था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना। तो ये समाप्त किए गए पंजाब विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम 1969। तो 1969 में 2 जगह अधिनियम बने उन्मूलन करने के लिए, पंजाब और पश्चिम बंगाल में। मध्य प्रदेश विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम जो है ये आपका 1969 में आया था, है ना। जम्मू एंड कश्मीर में भी पहले विधान परिषद हुआ करता था लेकिन 2019 में ये खुद यूटी बन जाते हैं, तो इनका जो विधान परिषद हटने का अधिनियम है ये अलग है। जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत समाप्ति है। असम में भी विधान परिषद हुआ करता था, कभी 1947 में एक विधानमंडल आदेश पारित करके जो है इसे समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार के जो है पुराने राज्य जहाँ पे आपका विधान परिषद एग्जिस्ट करता था और आज नहीं है, और कुछ ऐसे राज्य है ना जो खुद जानबूझ के हटाए और कुछ आवेदन भी किए, जिस आवेदन में आपने देखा ऊपर असम भी था। चलते हैं आगे। आवेदन कहने का मतलब कि भाई अब मुझे विधान परिषद चाहिए, इस बात की जो है आशय या अधिनियम अपने विधानसभा में रखा। ठीक है मेरे भाई। 2011 के जनगणना के अनुसार किस यूटी का सबसे कम लिटरेसी रेट था, ऐसा पूछा था। दादर नगर हवेली की सबसे कम लिटरेसी रेट थी 2011 में। अगर आप लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो देश की ओवरऑल लिटरेसी रेट आपका 74.04% आंका गया था। महिला साक्षरता 65.46 और पुरुष साक्षरता 82.14% आंका गया था। सबसे अधिक साक्षर राज्य की बात करते हैं तो पूरे देश में ओवरऑल सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल था। चाहे तो आप फीमेल में के हिसाब से पूछिए, चाहे तो आप मेल के हिसाब से पूछिए, चाहे तो आप कंबाइंड के हिसाब से पूछिए, या फिर यूटी स्टेट के हिसाब से भी पूछिए कि भाई यूटी भी है और स्टेट भी है, दोनों में ओवरऑल सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किस राज्य की है तो भी आप केरल ही कहेंगे। ठीक है। सबसे कम साक्षर राज्य बिहार को जो है ज्ञात किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षर लक्षद्वीप को बताया गया था 91.6% वैल्यू के साथ, तथा सबसे कम साक्षर दादर नगर हवेली राज्य को बताया गया था। देश में सबसे कम और सबसे अधिक साक्षर जिला भी आपसे पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो भैया यहाँ पे सबसे अधिक जो आपका लिटरेसी रेट था ये मिजोरम का शेरछिप जिला का था 98.23%, है ना। सबसे कम साक्षर जिला मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है ना। अब हमारे गांव में तो इतने प्रतिशत किसी पार्टिकुलर बच्चे को मैट्रिक में मार्क भी अभी तक नहीं आया होगा, मुझे भी नहीं आया है, मुझे तो मात्र 71% आई है ना। तो भैया यहाँ का देखिए लिटरेसी रेट है 98.23%। इसके अलावा 2011 जनगणना के अनुसार देश में 3 सबसे कम साक्षर राज्य नीचे दिए गए हैं। जो 3 सबसे कम पढ़े लिखे राज्य हैं यहाँ पे इसके टेबल यहाँ पे दिए गए हैं। बिहार को यहाँ पे लिटरेसी रेट 61.8% और अरुणाचल प्रदेश को 65-38% और राजस्थान को 66-11%। ये 1 2 3 आप याद रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी भी आपको 2011 की जनगणना ही काम आएंगे इस MTS के एग्जाम में और CGL के एग्जाम में। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे जो मेल लिटरेसी रेट है और फीमेल लिटरेसी रेट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनर CGL में पूछा था कि भाई किस स्टेट में सबसे अधिक मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट का जो है गैप है ना। तो राजस्थान में आप कैलकुलेट करेंगे तो पूरे इंडिया में सबसे अधिक जो है बीच का गैप है मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट के बीच में। 2011 देश में सबसे कम महिला साक्षरता बिहार का था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक महिला और पुरुष साक्षरता का बीच का अंतर राजस्थान का था, ये मैंने अभी बताया। 18वां लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र के सदस्य किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, मैंने इस करंट के क्वेश्चन 2023 के अकॉर्डिंग था, इसे बदल दिया है 24 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये समाजवादी पार्टी। अभी जो आपका लोकसभा चल रहा है कार्यकाल, ये आपका 2024 से 2029 तक के लिए चल रही है, ठीक है मेरे भाई। 17वीं लोकसभा की अवधि क्या रही होगी, 2019 से 24, ठीक है। और पहली लोकसभा की अवधि
अवधि क्या रही होगी, आप लोग कमेंट करना दोस्त, है ना। 2 प्रश्न पूछ दिए हैं, वो पहले पूछे वो अभी पूछे, ठीक है। 18वां लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र के सांसद कौन थे, पुष्पेंद्र सरोज। ये कहाँ से लड़ते हैं, तो बीजेपी के अगेंस्ट में, कहाँ से, कौशाम्बी सीट से, है ना। और वहाँ पे पहले बीजेपी जीते थे, इस बार ये जीत गए। ये इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। ये सबसे कम उम्र 25 वर्ष की उम्र में जो है नेता लड़े, चुनाव लड़े, ठीक है भाई, नेता बने, चुनाव लड़े। ऐसे में नाम शांभवी का भी आता है, जो बिहार में एलजेपी से लड़ी थी। चिराग पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, है ना, लेकिन ये इससे थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसीलिए वो सबसे कम उम्र के नहीं माने जाएंगे, ठीक है। सबसे कम उम्र के जो है यही माने जाएंगे पुष्पेंद्र सरोज। पुष्पेंद्र सरोज पहले सबसे कम उम्र के, अच्छा, पुष्पेंद्र सरोज से पहले सबसे कम उम्र के सांसद पहले चंद्रानी मुर्मू हुआ करती थी, इन्हें ध्यान रखेंगे। देखिए मुर्मू शब्द यहाँ पे आया है, तो मैंने यहाँ बताना है कि जो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में, है ना, जिसमें सिद्धू और कान्हू तो सबको याद रहता है, ठीक है, सिद्धू और कान्ही मुर्मू, है ना भैया। लेकिन एग्जामिनर अगर आपके साथ कभी चालाकी करे कि भाई इन दोनों का नाम दे ही ना, है ना, और तब आपसे पूछे कि भाई संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था, ऑप्शन में आपका जतरा भगत हो सकता है, बिरसा मुंडा हो सकता है, चांद हो सकता है ना, तो भाई चांद को टिक कर देना। चांद और भैरव भी जो है संथाल विद्रोह में भाग लिए थे। एक्चुअली ये चारों भाई थे, ठीक है, तो ये दोनों भाई थोड़ा ज़्यादा, इनका नाम जो है एग्जामिनर ज़्यादा बार लिखा है एग्जाम में, तो बच्चे को याद रहता है। वैसे सभी के चारों भाई सेम महत्व के थे, सेम वैल्यू के थे, और इस आंदोलन को चलाए थे जो अंग्रेजों को हिला के रख दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और कब काटी जाती है, ऐसा पूछा है। तो मार्च अप्रैल में आप काट लेना, है ना, मार्च अप्रैल में आप काट लेना। और आप देखते होंगे कि भाई फसल कटने के दौरान ही जो है हमारे इंडिया के अधिकांश राज्य में नव वर्ष का त्यौहार मनाया जाता है। चाहे तो आप भैया मना लो भैया, क्या बता, पोटांदू मना लो तमिलनाडु में, बोसु मना लो केरल में, है ना, जुड़ शीतल मना लो बिहार में, है ना। तो ये जो है ना आपका नव वर्ष जो है ये अप्रैल महीने में जनरली मनाया जाता है, गुड़ी पाड़वा वगैरह, है ना, महाराष्ट्र वगैरह में। तो फसल कटने का, रबी के फसल जो कटने का होता है उसी समय में आपका त्यौहार होती है नव वर्ष हमारे यहाँ ज़्यादातर स्टेट के अंदर। रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के बीच आप बोते हैं ठंडी महीना में, और मार्च अप्रैल में आप काटते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती है और बसंत ऋतु में काटी जाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, है ना, और कई प्रकार के जो आपका है दलहन, ये रबी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। कुछ दलहन भैया खरीफ में भी आते हैं, लेकिन है दालें, जैसे उड़द हो गया, मूंग हो गया, है ना, सोयाबीन खरीफ में आ जाएगा, मूंगफली दाल में नहीं लेंगे उसे, है ना, लेकिन वो भी खरीफ में आते हैं, ठीक है, वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ दलहन भैया सावधानी रखना खरीफ में आता है। खरीफ की फसल आमतौर पर जून जुलाई में बोई जाती है, यानी जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है खरीफ वाला फसल बोने का काम जो है स्टार्ट हो जाता है। पहले धान का बिचड़ा लगाओगे, उखाड़ोगे, फिर लगाओगे। तो मैं मान लूँ कि ये जो है मिड जून से स्टार्ट हो जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है दीपावली के समय में, ठीक है। दूसरे शब्दों में इस मानसून में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। उदाहरण जैसे चावल, मूंगफली, कपास, मक्का, मूंग, सोयाबीन। अभी जो है आपका खरीफ का महीना चल रहा है, हम जुलाई में जी रहे हैं जी, तो अभी धान वगैरह जो है लगा रहे होंगे जहाँ पे खेतीबाड़ी होती है ना। जायद फसलें हैं, ये जायदा नहीं है, जायद फसल। जायद फसल ऐसा फसल है जो रबी फसल और खरीफ फसल उसके बीच का जो टाइम पीरियड बच जा रहा है, आप देखिए खुद ही निकाल लेंगे। आप मार्च अप्रैल में काट रहे थे तो मान लीजिए हमने यहाँ पे अप्रैल पकड़ लिया जी, और यहाँ पे जून जुलाई में बोते हैं, तो अप्रैल से जून का जो ये 2 महीना सॉलिड गैप बचा है ना, इसी गैप में जो फसल उपजा लिए जाते हैं उसे जायद फसल कहा जाता है। जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द भी इसी में भी आ जाता है, और मूंग उड़द खरीफ फसल में भी आ जाता है, तो डरना नहीं है जी, है ना। मूंग उड़द खरीफ में भी आता है। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब हमारे गांव में बाढ़ आती थी कमला नदी के पानी से, तो मूंग का जो लत्ती है वो हम लोग काट के ले आया करते थे जानवरों के लिए, क्योंकि पानी में डूबने से वो सूख जाया करता था, ठीक है मेरे भाई। तो पानी आने तक वो रहता था, इसका मतलब वो खरीफ भी है, और पानी बरसात जब शुरू नहीं हुआ था उससे पहले बोया गया था, इसका मतलब वो जायद भी है, ठीक है मेरे भाई। तो इस बात की पुष्टि हो जाती है। हम लोग जीते हैं जी किसान
किसानी को, ठीक है। नगदी फसलें क्या होती है, इस फसल को उपजाने का मेन मोटो होता है अधिकाधिक धन कमाना। जैसे अगर आप चावल की खेती करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं छुपा है कि भाई खाने के लिए भी चाहिए इसको, लेकिन अगर हम कपास की खेती करती हैं तो मुझे थोड़ा भी 1% भी नहीं रहता है कि मुझे घर में बाती बनाने के लिए कपास चाहिए, वो तो ऐसे ही ले आते हैं, लेकिन मेन मकसद होता है इसे बेच के पैसा कमाया जाए, है ना, यानी तुरंत सेल किया जाए। नगदी फसल व्यापारिक फसल हो जाती है, ठीक है। इसमें आप देख रहेंगे तो कपास हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा, जूट हो जाएगा और कई प्रकार की तिलहनें भी हो जाती है, नगदी फसलें में आ जाती है। पृथ्वी पर स्थित मौसिनराम के बारे में इनमें से कौन सा कथन स्टेटमेंट जो है ट्रू है, आपसे पूछा गया है। यह पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मेघालय में एग्जिस्ट करते हैं। जी बिल्कुल सही समझा आपने, ये मेघालय में ही है। चेरापूंजी और मौसिनराम ये बारिश के लिए प्रसिद्ध है। यह दुनिया में सबसे अधिक आर्द्रता, और कोस्ट में यमनर ने वर्षा भी लिखा है ना, तो भाई आर्द्रता खाली कहता तब तो कुछ सोचने पर बात होती, लेकिन यहाँ पे वर्षा भी लिखा तो इसीलिए यह भी सही होता है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हो जाता है ना। मौसिनराम मेघालय में स्थित है जहाँ दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। पूरे दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है ना, मौसिनराम में है। मैंने एक पिक्चर देखा था थुम्बाड़, वहाँ भी दिन रात वर्षा दिखाया गया है उस पिक्चर में, बहुत काफी डर लगता है भाई, है ना। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा खासी पहाड़ी रेंज में होती है। इस बात को मैं कई बार बता चुका हूं क्योंकि ये VVI है। बच्चे क्या करते हैं, मेघालय में 3 फेमस पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया, है ना, तो भाई गारो मार देते हैं क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है और ज्यादा पॉपुलर भी है ना, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आपसे पूछे कि मेघालय के किस पहाड़ी रेंज में सबसे अधिक वर्षा होती है तो आप खासी कहेंगे। गारो, खासी, जयंतिया पर्वत जो है ये आपके कहाँ पे मिलेंगे, मेघालय राज्य के अंदर मिलेंगे। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में पाए जाते हैं, इन्हें ध्यान रखना है। वर्षा मापने के यंत्र को अपन क्या कहते हैं सर, रेन गेज कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण भारत में कोई असर पड़ता है क्या? जी बहुत असर पड़ता है। जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता है यह भी एक प्रकार का तूफान है ना, यह भी क्या है, एक प्रकार का तूफान ही समझिए इसको। इसकी उत्पत्ति या केंद्र कहाँ होती है, तो भूमध्य रेखा में भूमध्य सागर या उसके आसपास के क्षेत्र में होते हैं, है ना भाई। यह निम्न दाब का केंद्र होता है और आप सभी को पता होगा चक्रवात या तूफान में जो है निम्न दाब का केंद्र बनता है और प्रति चक्रवात में हाइयर प्रेशर का जो है केंद्र बनता है, ठीक है भाई। तो उस चीज से भी आप पकड़ लेंगे तो ये भी एक प्रकार का तूफान जैसा ही है। एक मौसमी घटना है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सा में सर्दियों के मौसम में बारिश और कभी कभी बर्फबारी भी लाती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। जो आप पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इत्यादि एरिया में जाएंगे, उत्तर प्रदेश के भी कई रीजन में छोटे मोटे, है ना, तो वहाँ पे जो है सर्दी के महीना में बारिश होती है और उस समय जो है आपका गेहूं वगैरह, मसूरी वगैरह की खेती हुई रहती है और ये बारिश उनके लिए वरदान सिद्ध होता है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है लौटते हुए मानसून में जो वर्षा होती है इंडिया में, ये आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा होती है। जो आपके पूर्वी यहाँ ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपके लौटते हुए मानसून में वर्षा होती है मेरे दोस्त मेरे भाई। लौटता हुआ मानसून कहने का मतलब क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून, है ना, क्योंकि भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है जिसे हम मेन मानसून कहते हैं। जब ठंडी का महीना आने लगता है इसका मतलब बारिश का महीना समाप्त होने लगता है और उस समय जो पूर्वी तट पे वर्षा होती है उसे हम लौटते हुए मानसून में वर्षा का होना कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये किस मानसून में होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है, इन्हें ध्यान रखेंगे। वर्षा का सबसे बड़ा स्रोत है इंडिया में अरब सागर, है ना, वर्षा का सबसे बड़ा स्रोत है इंडिया में अरब सागर और दूसरे स्थान पे है बंगाल की खाड़ी, है ना, दूसरे स्थान पे है बंगाल की खाड़ी। और ओवरऑल अगर ओशियन से इसकी तुलना करें तो सीधा सीधा हिंद महासागर इंडिया में वर्षा का स्रोत है ना। अधिक वर्षा के कारण लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। यह क्वेश्चन भी मेरे ख्याल में 23 MTS में पूछा गया था। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रोसेस से होता है, ऐसा पूछा गया था। तो अधिक वर्षा के कारण लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अब ये वर्षा क्या मिट्टी गिराते हैं? जी नहीं, ये वर्षा क्या करते हैं कि जो बहुत सारे मिट्टी होते हैं उनको मिनरल को, बहुत ज़्यादा वर्षा होगा तो जो मिट्टी के मिनरल है, पोषक तत्व वगैरह हैं, उनको अपने साथ बहा के बहुत नीचे लेके
चले जाते हैं पानी के थ्रू, ठीक है। और ऊपर में जो बिना मिनरल वाला या कम उपजाऊ वाली जो मिट्टी बच गया है उसे ही हम लेटेराइट मिट्टी कहेंगे। और इस प्रोसेस को हम निक्षालन कहते हैं, लीचिंग कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। यह मिट्टी भारी बारिश के कारण होने वाली तीव्र निक्षालन का परिणाम है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, संजना बथुला का संबंध किस खेल से है ये पूछा गया था, रोलर स्केटिंग से है। मोना अग्रवाल, रुवीना फ्रांसिस दोनों पैरा शूटिंग की प्रमुख खिलाड़ी हैं। नीतू घनघस, स्वीटी बुरा, निखत जरीन, पार्थवी ग्रेवाल, बंशिका गोस्वामी, हेमंत सांगवान सभी के सभी जो है बॉक्सर हैं, जिनमें पार्थवी ग्रेवाल, बंशिका गोस्वामी और हेमंत सांगवान अभी अभी बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए। कुछ एक दिन पहले ही हमने जो टॉपर्स चॉइस वाला सीरीज है उनके क्लास नंबर 31 में कराया था, ठीक है। सलीमा टेटे, अभिषेक, जर्मनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, संजय, हरमनप्रीत सिंह, ये सभी के सभी जो है हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है। ये जो हरमनप्रीत सिंह का नाम आप देख रहे हैं ये 2024 के लिए उन 4 आदमी में शामिल हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है वर्ष 2024 के लिए। वर्तिका अग्रवाल या बंत्रिका अग्रवाल भी इनका नाम आता है, वर्तिका ही नाम है। वैशाली रमेश बाबू, आर प्रयागनंदा, डी गुकेश, भक्ति कुलकर्णी, ये सभी के सभी जो है शतरंज से संबंधित है। मनु भाकर, स्वप्निल कुशाले, ये तो हमारे बिरादर के आदमी है भैया, ये रेलवे में जो है जॉब पे हैं, है ना, ये रेलवे वाले हैं और ये शायद टीसी हैं पुणे डिवीजन सेंट्रल रेलवे के अंदर। और ये जो है ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक जीते थे, आपको पता ही होगा। तो स्वप्निल कुशाले, सरबजीत, ये सभी के सभी शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है। 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो भाग 4 के A में जोड़ा गया था। एग्जिस्ट भी नहीं करता था 4 के A और आर्टिकल 51 का A भी एग्जिस्ट नहीं करता था। ये पार्टिकुलर मौलिक कर्तव्य के लिए ही लाया गया है, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान का भाग नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में उस कमेटी जो है किसके मॉडल पे था, तो स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था मौलिक कर्तव्य के लिए, है ना। और उसके स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51A आर्टिकल 51A में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को उस समय जोड़ा गया था। लेकिन जो स्वर्ण सिंह समिति है, SSC है, यानी स्वर्ण सिंह कमेटी, SSC इसका फुल फॉर्म आप कर सकते हैं आराम से, है ना। तो उन्होंने 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य का ही सुझाव दिया था, लेकिन जोड़े गए 10 प्रकार के और वर्तमान में हैं 11 प्रकार के। तो 11वां कैसे आया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो शिक्षा से संबंधित है। देखिए ये रहे आपके 11 मौलिक कर्तव्य, है ना। आर्टिकल 51A के A से लेके A के K तक 11 मौलिक कर्तव्य आपको याद रखना है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रमेश जो है रेलवे प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचा दिया है, निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य को जो है उन्होंने दुरुपयोग किया है या नहीं फॉलो किया है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 51A के I, यहाँ पे लिखा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। अब रमेश जो है जाके छतें तोड़ दिया, रेलवे के प्लेटफॉर्म के पास जो टॉयलेट है उसके बगल में जो नल की टोटी थी वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो भैया यहाँ पे इसकी उल्लंघन हो रही है। तो इस प्रकार से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, क्योंकि ये बड़े काम की चीज है। पहला तो हमें ऐसे ही याद रहता है, हमारे लिए सबसे बड़ा क्या है भैया? संविधान, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय झंडा, तो इनका सम्मान करेंगे। दूसरा क्या है? उन सभी महान आदर्श वाक्यों को संजोएंगे, उनको प्यार प्रेम करेंगे जो हमें देश प्रेम को के लिए जो है हमें आगे किया है, प्रेरित किया है। संप्रभुता और एकता अखंडता को बनाए रखने में हम हर संभव योगदान देंगे। देश की रक्षा करेंगे, जरूरत पड़ने जाने पे सेवा प्रदान करेंगे। ये वाली पार्टिकुलर पॉइंट आपको जब सरकारी नौकरी में भर्ती हो जाते हैं तो वहाँ भी एक कॉलम रहता है कि कभी सेना में जरूरत पड़ने पे आप जाना चाहेंगे तो वहाँ पे हाँ ही लिखना, ना मत लिख देना, ठीक है भाई। इसके अलावा
भारत के सभी लोग के जो बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभावीय विविधता से परे सद्भाव और भजमान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देगा, है ना। तो ये रहे आपके 11। सबसे लास्ट वाला ज़्यादा पूछा जाता है, शिक्षा वाला, और इससे जो क्वेश्चन बनाते हैं खतरनाक टाइप से पूछा जाता है कि रमेश चाय का दुकान चलाता है, उन्होंने अपने 8 साल के बच्चे को स्कूल जाने के बजाय अपने चाय के दुकान पे कार्य हेतु लगा रखा है, रमेश इनमें से किस चीज़ का उल्लंघन कर रहा है? तो आर्टिकल 51A के का उल्लंघन कर रहा है ना, क्योंकि मौलिक कर्तव्य है भाई 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जो है उनके पेरेंट्स शिक्षा दिलाए। अगस्त 2023 को फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। किसको संशोधन करेगा? फार्मेसी अधिनियम 1948 को संशोधन करेगा। 2024 में पास किया गया जल संशोधन अधिनियम, कोष्ठ में है प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, है ना। तो भाई ये जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन करता है ना। 2024 में पास किया गया जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक, यह जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989, जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000, जम्मू कश्मीर नगर पालिका अधिनियम 2000, ये तीनों में जो है संशोधन करेगा, ठीक है। इसके अलावा भारतीय वायुयान विधेयक भी 2024 में पारित किया गया। यह मुख्य रूप से वायुयान अधिनियम 1934 को जो है अमेंडमेंट करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से दिए गए किस राजवंश के द्वारा 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी? इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जो बच्चे हमसे नियमित जुड़े हुए हैं और आपसे नहीं बनेगा एग्जाम में? अगर आपके साथ ऐसा पूछा जाएगा तो जरूर बनेगा। ये जो नीचे मोती जैसे फैक्ट है ना, उसे संजोना। आप इंडिया के किसी भी एग्जाम में बैठोगे, बैंकिंग को छोड़ के, हर जगह के लिए मैं हूँ, ठीक है। तो ये भैया संगम वंश हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया भी था और इस बात पे हमारी डिस्कस भी हुई थी कि देखिए कोई अगर किसी साम्राज्य में अगर 4 वंश है, 4 ज्ञात वंश है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पहले आया होगा उन्हीं का कोई शासक जो है फॉन्ड किया होगा। सिंपल सी बात है ना मेरे भाई, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे संगम वंश आंसर हो जाता है, ठीक है। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का 2 भाई मिलकर किए थे, जिसमें अगर पार्टिकुलर पूछे तो हरिहर प्रथम आंसर करना है। विजयनगर राज्य का वर्तमान नाम हम्पी है और हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। हम्पी महोत्सव भी होता है, पढ़ाया हूँ। विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंश ने शासन किया, जो इस प्रकार है क्रम के अनुसार। सबसे पहले संगम वंश आए, देखिए यहाँ पे 1 नंबर लिखा है। फिर हमारा सेकेंडरी, 100 से सेकेंडरी, 100 से सालू वंश आ जाएगा। ट से टर्सेरी हो जाता है, यहाँ पे टर्सेरी कहना सही नहीं है, ट से ट्राई कहिए या 3 भी कह सकते हैं, ठीक है। सेकेंड और थर्ड भी कह सकते हैं। अरे कितना अच्छा है, वेरी गुड, है ना। तो ये जो तुलुवा है ये 3 नंबर पे आएगा और लास्ट में जो आपका बच जाएगा ये अरविदु, है ना। तो भैया संगम, सुलुवा, तुलुवा, अरविदु, ये आपके विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश हैं। उसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत के 5 वंश क्या है? गुल खिला तुम सनम लो, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, ठीक है भाई। तो ये है आपके दिल्ली सल्तनत के 5 वंश, ठीक है, उनका क्रम। अब यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? जब यह साम्राज्य हरिहर प्रथम ने स्थापित किया था तो उनको अपनी राजधानी अनेगोंडी में रखनी थी। बाद में क्या हुआ, इन्होंने ही अपनी राजधानी को विजयनगर जो है रखा, ठीक है। और ये विजयनगर बहुत पॉपुलर हो गया, आज तक भी है। संगम वंश के बुक्का प्रथम को वेद मार्ग प्रतिस्थापक का जो है उपाधि दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा इसी वंश के हरिहर सेकेंड ने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। देखिए ये महाराजा धीराज की उपाधि जो है इतिहास में बहुत सारे शासक लिए हैं। विक्रमादित्य की उपाधि बहुत सारे शासक लिए हैं, है ना। तो जो मिलता जुलता है वो कम पूछता है और जो अद्वितीय है वो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो इस संगम वंश में महाराजा धीराज का इन्होंने लिया है, याद रखेंगे, हरिहर सेकेंड नाम है इनका। संगम वंश के देवराय प्रथम, अब देवराय प्रथम ये किसको बढ़ावा दिए? तो तेलुगु साहित्य को
बढ़ावा दिए थे, क्योंकि इनके समय में जाने माने जो है तेलुगु के राइटर वगैरह थे। इसी के समय में इटली का जो यात्री था निकालो कॉन्टी, ये भारत या विजयनगर यात्रा पे आए थे। देवराय प्रथम ने अपने सेना में तुर्की तीरंदाजों को शामिल किया था। तो कल हो गया अगर ये पॉइंट आपसे पूछे कि संगम वंश के कौन से शासक अपने सेना में तुर्की जो है आर्चर को जो है लाया था, तो आप कहेंगे देवराय प्रथम। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा देवराय सेकंड संगम वंश के सबसे प्रमुख शासक हुए। इसी के शासन अवधि के दौरान फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर की यात्रा की। यहाँ से सबसे ज्यादा यात्री वाला क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि किसके काल में आया था। संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष सेकंड था, इन्हें ध्यान रखेंगे। इन्हें सुलुवा नरसिंह ने मारकर सुलुवा वंश की स्थापना की, और सुलुवा वंश के एकमात्र जो फेमस शासक है उनके फाउंडर ही हैं नरसिंह सुलुवा। तो उन्हें ध्यान रखेंगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इनके बारे में। सेम तुलुवा वंश का जो सबसे फेमस कैरेक्टर है वो नरसिंह तुलुवा ही हैं, जो उनके फाउंड भी किए हैं, और दोनों के नाम में नरसिंह है, नरसिंह सुलुभ, नरसिंह तुलुभ, सेकेंडरी और थर्ड, ऐसे ही याद रहेगा भाई, है ना। क्रम भी याद रहेगा, संस्थापक भी याद रहेगा। कृष्णदेव राय इस वंश के सबसे महान शासक हुए। जो तुलुवा वंश है ना, इनके फाउंडर के अलावा जो सबसे महान है वो है कृष्णदेव राय। और पूरे विजयनगर साम्राज्य में सबसे अधिक क्वेश्चन अगर पूछा जाता होगा तो कृष्णदेव राय से पूछा जाता होगा। जैसा मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, लगभग 14.5-15 साल की, है ना। मैं 2011 से हूँ, 2011 से हूँ, ठीक है, सही है। इसके अलावा बाबरनामा में कृष्णदेव राय के बारे में भी उल्लेख है। अगर आपसे पूछे कि भाई बाबरनामा जो बाबर का ऑटोबायोग्राफी है उनमें किस संगमकालीन विजयनगर साम्राज्य के शासकों का उल्लेख है, तो आप कहेंगे कृष्णदेव राय का। कृष्णदेव राय तेलुगु ग्रंथ आमुक्त मल्याद जाम्बती कल्याणम, इसके अलावा कई और लेखन कार्य किए थे। कृष्णदेव राय के द्वारा हजारा मंदिर, नागलपुरम शहर की स्थापना भी करवाया गया था। कृष्णदेव राय को अभिनव भोज या आंध्र भोज भी कहा जाता था। कृष्णदेव राय के समय पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस जो है भारत या विजयनगर आए थे, बारबोसा भी आए थे और डुआर्ट भी आए थे विजयनगर की यात्रा करने। अरबिदु वंश का संस्थापक तिरुमाला था और अंतिम शासक श्रीरंग थर्ड था या तृतीय था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का पतन तालीकोटा युद्ध से मानी जाती है, और तालीकोटा युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, और ये 1565 में हुआ था। उस समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, लेकिन सदाशिव राय युद्ध का नेतृत्व संचालन नहीं किए थे। युद्ध का संचालन वहां का शासक राम राय कर रहे थे, वो भी विजयनगर साम्राज्य के अरबिदु वंश के ही एक शासक हुआ करता था। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के दौरान प्रचलित जो स्वर्ण सिक्के थे, सोना का सिक्का था, उसे बराह कहा जाता था, और जो चांदी का छोटकू सिक्का बनाया गया था उसे तार कहा जाता था। ठीक है। तो बराह और तार को याद रखें, सोना और चांदी को याद रखें। हम्पी की खोज 1800 ईस्वी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा किया गया था। ठीक से पढ़ना, 5 क्वेश्चन नीचे क्यूज फॉर्मेट में है, जवाब देना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है, तो इन्हें भी ध्यान रखना भाई। बाबरनामा, जिसे चगताई या तुर्की भाषा में बाबर के द्वारा लिखा गया था, यह बाबर का आत्मकथा है। बाबर को जहीरुद्दीन या उनका मुख्य नाम कहिए या उपनाम कहिए। बाबर प्रारंभ में फरगना के शासक हुआ करते थे। 1526 में सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के अंतिम शासक हुए या सल्तनत के ही अंतिम शासक हुए, पानीपत के प्रथम लड़ाई में बाबर से हार जाते हैं, और इस प्रकार बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना कर डालते हैं। बाबर को कहाँ दफनाया जाता है? काबुल के अंदर दफनाया जाता है। इंडियन प्रीमियर लीग प्रतियोगिता 2024 में, है ना, गुजरात जेंट्स के कप्तान कौन थी? ये भैया डब्लू वुमेन्स लिखना यहाँ पे मैं भूल गया हूँ। हालांकि क्वेश्चन का बेसिक तो आपको दिखा ही दिया था, तो आपको समझ में आ गया होगा। WPL वाला क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ 23 का पूछा गया था, यहाँ मैं 24 का रखा हूँ। ठीक है, करेक्ट कर दूंगा इसको। अब देखो, हाथ से एक एक वर्ड लिखता हूँ तो गलती तो होने है ना, लेकिन PDF सुधार के दूंगा। डोंट वरी, जैसे आज तक देते आओ मेरे दोस्त। आपसे ज़्यादा चिंता मुझे है आपकी सिलेक्शन के लिए। ठीक है। तो ये बेथ मुनी है भाई, बेथ मुनी। यह रही 2024 WPL टाटा वुमेन्स जो प्रीमियर लीग होती है, उन सभी कप्तानों के लिस्ट में यहाँ पे रख दिया है। रॉयल चैलेंज बंगलुरु, है ना, ये आपकी स्मृति मंधाना। मुंबई इंडियंस हरमनप्रीत कौर। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स मेग लिनिंग, गुजरात जायंट्स बेथ मुनी, और यूपी वॉरियर्स आयशा हेली।
तो ये जो है 2024 में हुए टीम के जो महिला टीम है WPL में उनके कैप्टन्स थी। यहाँ से क्वेश्चन उठाया है, आने की आगे भी संभावना है। खासकर जो हिंदुस्तानी कप्तान हैं उनको कम अब ध्यान रखना, क्योंकि ये लोग तो अब ट्रॉफी भी जीत गई भाई, है ना। अब अभी तक ये तीनों नहीं जीती है, ये दोनों तो जीत गई। 2024 में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु जीत गई, 25 में मुंबई जीत गई, है ना, और 23 में जब स्टार्ट हुआ तो मुंबई ये जीता था। तो मुंबई 2 बार, अब बेंगलुरु 1 बार, अब तीनों के तीनों बार फाइनल में कौन गया? दिल्ली गया, है ना। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है WPL 2024 में कुछ रिकॉर्ड वो बता दूं। WPL 2024 का फाइनल मैच अरुण जेटली मैदान में हुआ था दिल्ली के अंदर, रॉयल चैलेंज बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल के बीच, जिसमें विजेता रॉयल चैलेंज बेंगलुरु बन जाते हैं, RCB बन जाते हैं। WPL 2024 में ऑरेंज कैप एलिस पेरी को और पर्पल कैप, है ना, श्रेयंका पाटिल को दिया गया था। ऑरेंज कैप क्या होता है, पर्पल कैप क्या होता है, आप सभी को मालूम है। ये सेम IPL में भी चलता है और WPL में भी चलता है, ठीक है भाई। IPL का ही तो वुमेन वर्जन है WPL, है ना। जो सबसे अधिक रन बनाएगा ऑरेंज कैप दिया जाएगा, जो सबसे अधिक विकेट लेगा उसे पर्पल कैप दिया जाएगा। WPL वुमेन प्रीमियर लीग की शुरुआत 23 में हुआ था। प्रथम विजेता मुंबई इंडियंस और प्रथम उपविजेता दिल्ली रहा था। हर बार उपविजेता दिल्ली ही है तीनों के तीनों सीजन में। WPL 25 के नीचे लिस्ट दिया गया और उनके कप्तान का नाम भी दिया गया है, देख लेते हैं। दिल्ली कैपिटल मेग लैनिंग, गुजरात जायंट्स एस्ले गार्डनर, UP वॉरियर्स दीप्ति शर्मा, मुंबई इंडियंस हरमनप्रीत कौर, रॉयल चैलेंज बेंगलुरु स्मृति मंधाना। इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आगे कोच का नाम दिया गया, कोच नहीं पूछता है। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। WPL 25 भी हो चुके अब। फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। फाइनल मैच ब्रबराम स्टेडियम, ये स्टेडियम का नाम ध्यान रखना कि भाई फाइनल मैच कहाँ हुआ था WPL 2025, ये पूछा जा सकता है, दागा जा सकता है, ठीक है। 2025 में जो WPL हुआ है, ऑरेंज कैप नटाली सेवर ब्रेंट को दिया गया है और पर्पल कैप अमेलिया केर न्यूजीलैंड को दिया गया है। भारत के साथ कितने देश की भूमि जो है साझा होती है स्थलीय रूप से? तो 7 देशों की। भारत 7 देशों के साथ अपनी भूमि साझा करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगेगा 4096.7 किलोमीटर और सबसे छोटी सीमा 106 से लेकर 108 किलोमीटर माना जाता है। तो ये आपके अफगानिस्तान के साथ होगा। अब यहाँ पे एक पेज आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे टॉपिक बैच का पेपर कटिंग है। आप टॉपिक बैच जो है बिल्कुल पढ़िए, जो हमारे द्वारा आपको दिया गया है। और कोई भी कंटेंट आप लेते हैं तो वहाँ पे टॉपिक बैच दी जाती है, उसे जरूर पढ़िए। भारत की सबसे स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तटीय भाग की कुल लंबाई 75.16.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय रेखा की टोटल लंबाई 6100 किलोमीटर। कोस्टल राज्य में सबसे बड़ी तट रेखा गुजरात की। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार जो है ये किस पहाड़ी का प्रसारित रूप है ना। इसके किस सीरीज के जो पहाड़ हैं उनके प्रसारित जल प्लावन रूप है। आप लोग कमेंट कीजिएगा ये किस पहाड़ या फिर किस पहाड़ी रेंज से जुड़े हुए हैं अंडमान निकोबार का नाम, कि भाई उनका जलीय भाग है ये बताना भाई, कई बार बताया हूँ। पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी जिंदगरहा, है ना। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई, है ना, इलायची पहाड़ी वहीं पे है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु। वैसे नीलगिरी पहाड़ी जो है जंक्शन पे माना जाता है कई सारे स्टेट, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार का वरीयता क्रम तो यहाँ पे भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री और पद्म विभूषण में तीसरा प्रमुख पुरस्कार कौन है? तो पद्म भूषण। चौथा कहता तो पद्मश्री, पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण। भारत सरकार के दिए जाने वाले जो भारत रत्न 1954 में स्टार्ट हुआ था, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म विभूषण का दूसरा स्थान है, पद्म भूषण का तीसरा और पद्मश्री का चौथा स्थान है। वीरता पुरस्कार में कंफ्यूजन होता है। देखिए वीरता पुरस्कार एक तो शांति काल में होता है और एक युद्ध काल में होता है, ठीक है। तो परमवीर चक्र जो है यह युद्ध के समय वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे मान लीजिए युद्ध के समय वाला भारत रत्न, ठीक है ना। परमवीर चक्र के पहले विजेता कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लूं, ठीक है। महावीर चक्र जो है ये युद्ध के समय सेकेंड सबसे बड़ा प्राइज है और वीर चक्र जो है युद्ध के समय वीरता का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो अगर यही तीनों पुरस्कार दे के अरेंज करना हो तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और तब वीर चक्र, ठीक है मेरे भाई, है ना। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, यहाँ पे आप आराम से अरेंज भी कर सकते हैं। देखिए परमवीर चक्र में जो है 7 गो अक्षर है, महावीर चक्र में जो है 6 गो अक्षर है
और वीर चक्र में मात्र 4 गो है, तो अक्षर का भी घट रहा है क्रम। इनके अलावा अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये भी तीनों अवार्ड अपने लेवल में आला दर्जे का है, लेकिन ये शांति काल के हैं। ठीक है, शांति काल के सबसे बड़ा अवार्ड अशोक चक्र, उससे दूसरा सबसे बड़ा शांति काल में कीर्ति चक्र और तीसरा सबसे बड़ा शौर्य चक्र। ठीक है, नेक्स्ट है कनक रेले, जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र मुंबई की स्थापना की थी। किस नृत्य शैली के कलाकार थी? तो मोहिनी अट्टम। किसके थी भैया? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, इसे जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य में सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है ना, इस डांस में सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है, ध्यान रखेंगे। नई दिल्ली स्थित गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना पंडित विनय चंद्र मौदगल्य 1939 में किए थे। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान कलाकार पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर की स्मृति में बनाया गया था। ये सभी पॉइंट जो है मोती है, जरूर लिखें। नेशनल ऑर्केस्ट्रा और कंटेंट लेते हैं तो फिर लिखने की क्या जरूरत है, और इतना लिखना शायद संभव ना हो, इसीलिए कंटेंट लेके रिवीजन करना ही जो है अच्छा रहेगा। नेशनल ऑर्केस्ट्रा ये आपके ऊपर है भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कंटेंट ले ही लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, है ना, क्योंकि ये मेरा मेन बिजनेस नहीं है, मेन यही पेशा नहीं है मेरा कि मेरा इसी से चलता है सब कुछ, है ना। आप सभी को पता होगा मैं पढ़ाने का शौक़ रखता हूँ, इसीलिए पढ़ाता हूँ। नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक पंडित रविशंकर थे, है ना, पंडित रविशंकर थे। ठीक है भाई, ठीक है। पंडित रविशंकर प्रमुख सितार वादक थे। इन्होंने सबसे पहले भारत में 1968 के लिए ग्रैमी अवार्ड जीते। पंडित रविशंकर को भारत सरकार के द्वारा 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना मणिपुरी के गुरु विपिन सिंह के द्वारा किया गया था। 1972 में कोलकाता में मणिपुरी नृत्यनालय नृत्य विद्यालय की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। तो 2 जगह हैं, है ना। गोविंद जी नृत्यनालय जो है वो आपके मणिपुर में है और मणिपुरी नृत्यनालय जो है वो आपके कलकत्ता में है। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक मृणालिनी साराभाई है, ये विक्रम साराभाई की मृणालिनी साराभाई, और एक है आपका मल्लिका साराभाई। तो मृणालिनी साराभाई वाइफ है, मल्लिका साराभाई जो है डॉटर हैं विक्रम साराभाई जी के। ठीक है, तो ये अहमदाबाद में स्थित है आपका दर्पण एकेडमी, है ना। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली दोनों के महान गुरु थी। नालंदा नृत्य अनुसंधान के अभी जो ये क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर, यहाँ पे पॉइंट के रूप में है, डॉक्टर कनक रेले के द्वारा 1972 में स्थापित किया गया था और डॉक्टर कनक रेले मोहिनी अट्टम नृत्य की गुरु थी। मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है, मैंने ये पी पॉइंट लिख दिया है। 1976 में विश्व प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य के जोड़ी जो है राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, इन्होंने जो है दिल्ली में नाट्य तरंगिणी की स्थापना की, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो है 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिया गया था। अब यहाँ पे दिल्ली शब्द आया है, इसीलिए दिल्ली से क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में आते रहते हैं। नालनी और कमानली अस्थाना, है ना, 1975 में संगीतिका इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की, जो कथक और शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण देता है, और यह संस्थान दिल्ली में स्थित है। अस्थाना बहन कथक नृत्य के प्रमुख गुरु हैं, और कथक केंद्र कहाँ है? वो भी आपके दिल्ली में ही है। कथक केंद्र की स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, गुरु केलुचरण महापात्रा 1993 में सृजन नामक संस्थान उड़ीसा में स्थापित करते हैं। 1926 में स्थापित किया गया भातखंडे संस्कृत संस्थान, ये लखनऊ में है। इसकी स्थापना पंडित विष्णु दिगंबर भातखंडे और उनके सहयोगी के द्वारा किया गया था। यहाँ पे कथक जो इंस्टीट्यूट मैंने बताया ये दिल्ली में है, 1964 में स्थापित किया गया था। ये कथक नृत्य के क्षेत्र में कार्य करते हैं। संगीत नाटक अकादमी 1953 में स्थापित किए गए थे, दिल्ली के अंदर है। यामिनी स्कूल ऑफ डांस, ये भी दिल्ली के अंदर है, जो यामिनी कृष्णमूर्ति के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक उदय शंकर को कहा जाता है, और उदय शंकर की नृत्य शैली जो है फ्यूजन शैली हुआ करता था। तो ये मैंने आर्ट एंड कल्चर से जो उनके इंस्टीट्यूट होते हैं। मध्यकालीन भारत वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी या पितरा द्योरा क्या है? तो ये अर्ध कीमती पत्थरों के साथ जरी का काम होता था। अर्ध कीमती पत्थर मतलब हीरा नहीं, अब गोमेट वगैरह हो गए, संगमरमर वगैरह हो गए, है ना, पुखराज वगैरह हो गए, मतलब हीरा बहुत ज्यादा कॉस्टली है पत्थर, है ना। तो जो अर्ध कीमती पत्थर है ना, उनके साथ जो है विशेषकर फूलों की आकार बनाने की जो कला होती थी, जरी का कला होता था, जो मकान वगैरह में डिजाइन के तौर पे किया जाता था, उसे पितरा द्योरा कहा जाता था। पितरा द्योरा का जो प्रचलन है मुगल बादशाह शाहजहां के काल में जो है तूफान पे आ गया, है ना। शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है उनके काल को, है ना। पितरा द्योरा मैंने अभी बताया क्या होता है, अर्ध कीमती पत्थरों में जो है फूल आदि का डिजाइन बनाना, एक प्रकार का जरी का कार्य है, जो बिल्डिंग बनाने, बिल्डिंग की छवि को जो है और सुधारने के लिए या फिर सुंदरता के लिए लगाया जाता है, किया जाता है। इसके अलावा गोपुरम क्या होता है? दक्षिण भारत में जो द्रविड़ शैली के मंदिर होती है उसमें एक लंबी गलियारा होती है, गोपुरम, है ना। विमान क्या होता है? द्रविड़ शैली में जो भी मंदिर होते हैं उसके
के ऊपरी भाग को विमान कहा जाता है। चिकनकारी क्या होता है, चिकनकारी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है ये पूछा जाता है तो आप कहेंगे लखनऊ। चिकनकारी क्या होता है, कपड़ों के ऊपर जो है एक प्रकार का कढ़ाई होता है, ठीक है। इसके अलावा भारत के किस हिस्से में ठंडी जलवायु पाई जाती है, उत्तरी हिस्से में। उत्तरी हिस्से खास करके हिमालयी क्षेत्र के पास जो है ठंडी जलवायु पाई जाती है ना। ये इसलिए कि ये उच्च अक्षांश पे है और ऊंचाई के कारण जो है यहाँ पे ठंडा महसूस होता है। हिमालय पर्वतमाला साइबेरिया से आने वाले ठंडी हवाएं या फिर मध्य एशिया से आने वाले ठंडी हवाओं को रोकती है, जो भारत में कई प्रकार की गंभीर मौसमी समस्या को जो है रोक देती है, समाप्त करती है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अंडमान में मिलेगा आपको, पूर्वोत्तर भारत के कई सारे स्टेट में मिलेंगे। इसके अलावा आपके पश्चिमी घाट सबसे बड़ा जो है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए जाने जाते हैं। भारत में 4 प्रमुख हॉट स्पॉट है, हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में 4 प्रकार के मौसम या ऋतुएं पाई जाती हैं, ये भी पूछा जाता है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। सोडियम बाइकार्बोनेट किसका रासायनिक सूत्र है ये पूछा गया था, तो NaHCO3 का जो है रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कुछ भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को आप गर्म करेंगे है ना, तो इससे जो है सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। ये मैंने परीक्षा दर्पण में जो भी साइंस की टर्म है, अभिक्रिया है, अच्छे से समझा दिया है कि इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, कैसे होता है, क्यों होता है ना। तो भैया आपके काम है देखना, है ना। कुछ प्रमुख यौगिक तथा उनके नाम और सूत्र दिए गए हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसे बेकिंग सोडा भी कह लेते हैं। आप इसे क्या कहते हैं दोस्त, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, है ना। इसके अलावा इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, इसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं सामान्य नाम में। CaOCl2 इसका जो है आपका सूत्र होता है। ये शुष्क बुझा हुआ चूना पे क्लोरीन गैस की जब प्रवाहन किया जाता है तो आपका ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। इसका इस्तेमाल हम जो है टॉयलेट वगैरह के सामने छींटने में करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा कहते हैं, रासायनिक सूत्र NaOH होता है ना। सोडियम कार्बोनेट, धोबन सोडा कहते हैं, रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, सूत्र वही रहता है। कॉपर सल्फेट को आयल ऑफ ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को, रासायनिक सूत्र CuSO4। ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है फेरस सल्फेट को, FeSO4, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड को आयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है, विट्रियोल का तेल कहा जाता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस POP को कहा जाता है। POP का निर्माण कैसे होता है, जब जिप्सम को आप जो है निर्जलीकरण करेंगे, जिप्सम में से जो जल का अंश है वो हटा देंगे। कितने जल के अंश को हटाने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, तो कहेंगे आप 1.5 भाग जल को हटा देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। जो जिप्सम का सूत्र होता है ये CaSO4 × 2H2O होता है। जब CaSO4 × ½ H2O बचता है तो POP बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक चूना, रासायनिक सूत्र आपका, या बुझा हुआ चूना भी इसे आप कह सकते हैं, COH का होल ट्वाइस होता है। एक जिंदा चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत प्रांतीय द्वैध शासन की शुरुआत हुई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना भी कहा जाता है। इस योजना में पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार तो दिया गया था लेकिन सभी को नहीं। फिर 1935 में इस चीज को विस्तार किया गया। मैं लक्ष्मीकांत के हिसाब से पॉलिटी की बात करता हूं दोस्त, ठीक है। तो भाई इसमें जो 1935 में जो है आपका इस चीज को विस्तार किया गया, लेकिन फिर भी 100% महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो ये भैया स्टार्ट 1919 माना जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। इसके अलावा देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रारंभ इसी अधिनियम से हुआ था। इनके अलावा सांप्रदायिक चुनाव मॉडले मिंटो में आया था 1909 को, मॉडले मिंटो सुधार भी कहा जाता है और इसे भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 महिलाओं की जो चुनावी क्षेत्र था उनमें थोड़ा विस्तार किया गया, है ना। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट के साथ बता दिया, 1919 में जो है थोड़ा सा मतलब सीमित मात्रा में अधिकार वगैरह दिए गए महिलाओं को चुनाव संबंधी, और यहाँ पे थोड़ा सा उसका विस्तार किया गया, लेकिन फिर भी 100% नहीं। इसके अलावा प्रांतीय विधानसभाओं के लिए उनमें सीटें आरक्षित किए गए,
इसी अधिनियम के अनुसार बर्मा भारत से अलग हो गया। इसी अधिनियम के अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पे द्वैध शासन को स्टार्ट किया गया। तो ये सब 1935 है। हमारे संविधान पे सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। गुजराती समाचार पत्र राष्ट्र गोफ्तर के संस्थापक भी दादा भाई नौरोजी ही थे। ड्रेन थ्योरी को इसी बुक में समझाया है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। मैंने शुरू में ही कहा था दादा भाई नौरोजी से 2 क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने, है ना। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में लिबरल पार्टी से सिलेक्ट होने वाले पहले भारतीय थे। ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने ही किया था, जो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित था ना। क्या था भैया? प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित था यह वह सिस्टम, है ना। प्रसारक ज्ञान प्रसारक मंडली, वयस्क लोगों को जो है शिक्षा दिया जाता था। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस में 3 बार अध्यक्षता संभाले, 1886, 1893 और 1906। ठीक है भैया। ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी 1866 में किए थे, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लोसर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नव वर्ष के रूप में मनाई जाती है? तो ये लद्दाख में मनाई जाती है। अगर आपसे राज्य कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश भी लगा सकते हो। लद्दाख और तिब्बती समुदाय में मनाया जाने वाला लोसर त्योहार नव वर्ष का रूप का जो है प्रतीक है। यह तिब्बती चंद्र कैलेंडर की जो है शुरुआत का प्रतीक भी है, जो साधारण फरवरी मार्च महीने में आती है। लोसांग एक त्योहार है, नाम मिलता जुलता है। ये भूटिया जनजाति का सिक्किमी नव वर्ष है। इसी लोसांग को नानसुंग भी कहा जाता है सिक्किम के अंदर, लेकिन वो डिपेंड करता है जनजाति पे, है ना। तो जो भूटिया जनजाति है ना, ये आपको लोसांग के नाम से इसे कहते हैं, और जो कई जनजाति है इसे नानसुंग भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिक्किम के रुमटेक मठ प्रसिद्ध है, यहाँ पर काफ़ी धूमधाम से होती है ना। इसके अलावा जो लोसांग त्योहार होता है उसमें किस गुरु को याद किया जाता है? तो गुरु पद्म संभव को। ठीक है। नानसुंग या लोसांग तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने का 18वें दिन मनाया जाता है। नागालैंड के कुछ त्योहार है, हॉर्नबिल महोत्सव है, सेक्रेनी है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ त्योहार है, लोसर है, सोलुंग है, मोपिन है, ड्री है, न्यूकोम है, रे है। मिजोरम के कुछ त्योहार है, चाप चपारकूट है, पावलकूट है, मीमकूट है। सिक्किम का सागा दावा, पाव लहोसोल, इंटरनेशनल फ्लावर महोत्सव, ये सब जो है सिक्किम का है। अब 5 क्वेश्चन क्यूज फॉर्मेट में है। जो बच्चे पहले जवाब देंगे उनका नाम मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा, है ना। सब दिन क्लास संभव नहीं है, लेकिन सप्ताह में 4 क्लास कराने का जो है पूरी कोशिश है, ताकि आपका समय से जो है समाप्त किया जाए। ठीक है। भक्ति कुलकर्णी का संबंध किस खेल से है बउआ? हम्पी के खंडर का खोज किसने किया था? संथाल विद्रोह कब हुई थी? किस अधिनियम को भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है? WPL 2025 में ऑरेंज कैप किसे दिया गया है? ये 5 क्वेश्चन में से कम 4 क्वेश्चन का जवाब जो सबसे फास्ट देगा उनको जो है मैं सबसे पहले नाम आप बताऊंगा अगले क्लास में, क्योंकि यहाँ तक ये क्वेश्चन तक पहुँचने के लिए पूरा वीडियो देखना है। इससे ये भी पता चलता है कि कौन बच्चे सीरियस हैं। तो जय हिंद, जय भारत। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कंटेंट बाय करके अपने जर्नी को सुगम बना सकते हैं, सफल होके, है ना। अपने कुल खानदान का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है। आपके सेवा में हमेशा तत्पर। जय हिंद, जय भारत।